हेलो गाइस, मेरा नाम है रवि और स्टडी ग्लो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज हम चौथे बुक का रिव्यू करेंगे। जैसा कि मैं बता दूं, ये बुक रिव्यू काफी टाइम से चला आ रहा था, अब फिर से उसे हमने रिस्टार्ट किया है और आज चौथा या शायद पांचवा है ये बुक रिव्यू, जिसमें हम बात करेंगे गांधी जी के बारे में, खास करके उस किताब के बारे में। जब गांधी जी को बोला गया कि आप अपनी बायोग्राफी लिखिए, तो गांधी जी ने सोचा कि मैं बायोग्राफी लिखूं या वो लिखूं जो सबसे अहम है, क्या? ट्रूथ, सच। उन्होंने देखा कि मैंने अपनी लाइफ में बहुत सारे एक्सपेरिमेंट किए हैं और उस सब एक्सपेरिमेंट का जो सार था वो था कि ट्रुथ के साथ एक्सपेरिमेंट, यानी कि सच के साथ एक्सपेरिमेंट, यानी कि लाइफ में हमेशा सच करना, सही चीज पे रास्ते पे जाना, भले ही कितनी प्रॉब्लम आए पर सच को ही फॉलो करना। हमारे आपके साथ होता है कि कुछ भी प्रॉब्लम आ जाती है, कुछ भी आती है तो हम कुछ ही टाइम के अंदर बदल जाते हैं, अरे यार हटाओ, हमसे नहीं होगा। लेकिन गांधी जी ने क्या किया था, पूरी लाइफ में वो हमेशा सही रास्तों को चुनते आए थे और उसी के बारे में उन्होंने लिखा कि हम जब कोई एक्सपेरिमेंट करते हैं तो हमें कोई रिजल्ट मिलता है, तो गांधी जी ने जो एक्सपेरिमेंट किया था सच के साथ, उसका क्या रिजल्ट था उसके बारे में गांधी जी बताते हैं। अब बताते हैं कैसे सच पे चला जाता है। अगर हम नैतिकता की बात करें, सच की बात करें या हम फेथ की बात करें, तो गांधी जी से बड़ा एग्जाम्पल पूरी दुनिया में कोई नहीं है। यहां तक कि खुद अल्बर्ट आइंस्टाइन बोलते हैं, जब गांधी जी की मृत्यु होती है तो खुद अल्बर्ट आइंस्टाइन ये बोलते हैं कि गांधी एक ऐसे एग्जाम्पल हैं जिन पे जो आगे आने वाली पीढ़ी है विश्वास करना मुश्किल होगा, क्योंकि एक हार्ड मास का इंसान कैसे बिना कुछ हथियार उठाए पूरी देश को बदल देता है, देश को आजाद करा देता है। ये एक चमत्कार की तरह है जिसपे आने वाली जो पीढ़ी है वो विश्वास नहीं करेगी, यानी कि हमें विश्वास ही नहीं होगा। कुछ वक्त के बाद जो आगे आने वाली पीढ़ी है उसको लगेगा कि ये भला कैसे हो सकता है कि भला एक देश आजाद हो जाता है बिना किसी लड़ाई के, और ये गांधी जी ने करके दिखाया था। और गांधी जी इसी एक्सपेरिमेंट के बारे में लिखते हैं। कोई भी दोस्तों जब अपनी बायोग्राफी लिखता है तो वो लिखता है किस बारे में? अपनी अच्छाइयों के बारे में, अपनी कामयाबी के बारे में। लेकिन गांधी जी ने जब ये किताब लिखी तो उन्होंने ज्यादातर उस चीज पे ध्यान दिया जो उनसे गलतियां हुई थी, जो उन्होंने गलतियां की थी, उन सारी गलतियों को उन्होंने क्या किया, उस किताब में लिखा। तो यहां पे दोस्तों हम बात करेंगे कि किस किताब के बारे में, एक्सपेरिमेंट विद द ट्रूथ, गांधी जी के बारे में, और समझेंगे कैसे गांधी जी सच के साथ होते हुए इतनी बड़ी जो लड़ाई थी वो जीत पाते हैं। तो इनकी शुरुआत होती है दोस्तों, इनके जो पिता होते हैं वो दीवान होते हैं, और इनकी जो माँ होती है काफी ज्यादा पढ़ी लिखी होती हैं, पॉलिटिकली काफी ज्यादा उनको नॉलेज होता है। तो गांधी जी का जन्म होता है। अच्छा, गांधी जी के जो पिता थे वो दीवान थे, तो उनका जो सिलेक्शन होता है कहां पे होता है? राजस्थान में हो जाता है, जिसकी वजह से वो राजस्थान चले जाते हैं। अब वहीं पे इनकी जो बचपन की पढ़ाई थी होने लगती है। गांधी जी माँ के साथ काफी ज्यादा वक्त बिताते थे और इनकी माँ काफी पढ़ी लिखी थी, काफी समझदार थी, और इसीलिए वो काफी ज्यादा नॉलेज इनको मिलने लगता है, काफी ज्यादा डिसिप्लिन्ड, सच्चाई, ईमानदारी, बहुत सारी किताबें उनके साथ में पढ़ने लगते हैं बचपन से ही। तो इनका जो माइंड था काफी ज्यादा डेवलप होने लगता है बचपन से ही। इनकी जो माँ थी, अच्छा, इनके जो माता पिता थे वो काफी ज्यादा डिसिप्लिन थे, काफी ज्यादा पढ़े लिखे थे, ठीक है, और काफी अच्छे वो भी थे, जैसे गांधी जी थे वैसे ही वो थे एक तरीके से। तो एक बार गांधी जी किताब में बताते हैं कि इनकी जो माँ थी वो व्रत थी, और व्रत में क्या था कि जैसे जब सुबह सूरज निकलेगा तब क्या होगा, वो खाना खाएंगी। अब होता यह है दोस्तों कि उस दिन बारिश होने लगती है और पूरे दिन सूरज नहीं निकलता है, और गांधी जी परेशान, उनको लगता है कि माँ क्या करेंगी, तोड़ देंगी, भाई कितना इंसान भूखा रहेगा। लेकिन उनकी जो माँ होती हैं अपने व्रत को नहीं तोड़ती हैं, और जब सूरज शाम को निकलता है, जब शाम को दिखाई देता है, तब जाके वो खाना खाती हैं। और यहां से जो गांधी जी का बचपन था, जो संकल्प शक्ति थी, वो यहां से गांधी जी को मिलती है। अब गांधी जी के जो पिताजी थे उनके एक भाई भी थे और दोनों में काफी अच्छा संबंध था। होता क्या है दोस्तों कि जब गांधी जी 13 साल के होते हैं, आपको पता है पहले के जमाने में शादी बहुत जल्दी कर दी जाती थी, तो जब गांधी जी 13 साल के होते हैं तो इनके घर वाले सोचते हैं, इनके माता पिता जो सोचते हैं कि अब हम लोग बूढ़े हो रहे हैं, अब हमें जिम्मेदारी बच्चों को देनी चाहिए। पहले के जमाने में शादी ऐसी ही हुआ करती थी। तो इनके कजन थे, इनकी एक बहन थी, और इनके घर में प्लान होता है कि हम क्या करेंगे, जब शादी करेंगे तो तीनों का साथ में ही कर देंगे। पता ही है जब घर में सेम एज के जब लड़के होते हैं, ठीक है, तो कभी कभी ये प्लान बनता है ना दोनों का साथ ही कर दें। तो यहां भी यही चीज होता है, गांधी जी 13 साल की उम्र में इनकी शादी कर दी जाती है इनकी वाइफ से।
अब इनकी जो एज भी कम, इनकी वाइफ की एज भी कम, तो इन्हें कुछ समझ में नहीं आता। गांधी जी बताते हैं कि मेरे लिए शादी का मतलब सिर्फ खाना पीना, नाचना, धूम मचाना, यही सब था, क्योंकि उस एज में कुछ आता पता होता नहीं है। अब जब गांधी जी 16 साल के होते हैं, 3 साल बाद, तो इनके पिताजी बीमार पड़ जाते हैं। उनको एक बीमारी होती है, तो उनके जो अंकल थे वो भी वापस आते हैं इनके पिताजी के पास। अब यहां पे गांधी जी एक बहुत सच चीज लिखते हैं। गांधी जी बताते हैं लस्ट के बारे में, ठीक है, वासना के बारे में बताते हैं। हालांकि उसमें हर इंसान वैसा ही होता है, उसमें किसी की गलती नहीं थी, लेकिन गांधी जी पूरी जिंदगी भर इस गिल्ट में रहे। उनका ये कहना था कि जब मेरे पिताजी बीमार थे और हम सबको ये पता था कि ये ज़्यादा दिन तक जिंदा नहीं रह पाएंगे, तो मैं क्या करता था कि कुछ टाइम तक उनकी मैं सेवा करता था, लेकिन जब वो सो जाते थे तब मैं अपनी वाइफ के पास चला जाता था। और उनका ये मानना था कि मैं काफ़ी ज़्यादा मतलब मेरे अंदर लस्ट था, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था, मुझे हर वक्त अपने पिताजी के पास रहना चाहिए था। फिर उधर से जो उनके अंकल थे वो भी वापस आ जाते हैं उनके पिताजी के पास। अब वो दिन रात उनके पास रहते हैं, रात भर वो देखभाल करते हैं। और फिर जिस दिन उनकी डेथ होने वाली होती है, और उस दिन क्या होता है, गांधी जी फिर से अपनी वाइफ के कमरे में होते हैं, और जैसे ही उनकी जब जान निकलती है, उनके अंकल सब वहीं पास में होते हैं, तो उनकी जान निकल सब रोने लगते हैं। तो गांधी जी आते हैं वहां पे और वो देखते हैं उनकी पिताजी की डेथ हो गई है। और पूरे जीवन भर उनको ये गिल्ट होता है कि शायद अगर मेरे अंदर लस्ट इतना ज्यादा नहीं होता, या मैं लस्ट पे अपने कंट्रोल कर लेता, तो शायद मैं अपने पिताजी के पास होता, आखिरी लम्हों में उनके साथ होता, उनके पास होता। तो गांधी जी अपनी किताब में लिखते हैं कि ये जिंदगी भर उन्हें एक मतलब रहा है कि मतलब उन्होंने बहुत बड़ी गलती की है। हालांकि ये हर इंसान के अंदर होता है, खास करके जिस एज में वो थे, 16, 17 साल, 18 साल की एज, आप समझ सकते हैं कि वो एज ऐसी होती है, बहुत समझ नहीं होती है, बहुत कंट्रोल नहीं होता है बॉडी पे, माइंड पे। अब उसके बाद क्या होता है दोस्तों कि उनके जो पिताजी की डेथ हो जाती है और गांधी जी 16 साल के होते हैं। तो गांधी जी को भी क्या बनना था, एक तरीके से दीवान बनना था, लॉयर बनना था। अब इंडिया में क्या था, कल्चर थोड़ा सा खराब मतलब उस टाइम पे जब अंग्रेज थे, तो उस टाइम पे जो बीए करना होता था उसमें 5 साल लगते थे, फिर लॉ में भी 4 साल 5 साल लगते थे, तो इसमें काफी लंबा वक्त लगता था। बट उनकी जो माँ थी और अंकल थे, वो चाहते थे कि ये 3 साल के अंदर ये जो लॉ है ये कंप्लीट कर ले। अब इसलिए उनके जो अंकल थे, मतलब उनके अंकल ही उनको सलाह देते हैं कि तुम लंदन से जाके, बाहर जाके तुम वहां से लॉ करो, वहां से तुम्हें 3 साल के अंदर तुम्हें डिग्री मिल जाएगी, तुम यहाँ पे वकील बन जाओगे। लेकिन उनकी माँ थोड़ी सी घबराती थी कि कहीं बाहर जाने पे ये भटक ना जाए, खराब ना हो जाए। तो उनकी माँ से उनसे वो प्रॉमिस काफी करते हैं कि ठीक है, मैं ऐसी चीजें नहीं करूंगा, गलत काम मैं नहीं करूंगा। तो उनकी माँ उनको मंक के पास लेके जाती हैं, अब वहां पे उनको कसमें दिलाती हैं, और वो कसमें खाते हैं कि मैं किसी पराई स्त्री को नहीं टच करूंगा, मैं मीट नहीं खाऊंगा, मैं गलत काम नहीं करूंगा, पढ़ाई पे ध्यान करूंगा और अपने देश वापस आ जाऊंगा। उसके बाद गांधी जी वहां पे जाते हैं 3 साल के लिए, अब वहां पे पढ़ाई करते हैं। तो शुरू में जब वो जाते हैं तो वहां का जो माहौल होता है थोड़ा सा रंगीन माहौल होता है, तो गांधी जी वहां पे थोड़ा सा रंगीन माहौल में ढल जाते हैं। लोग उनको बोलते हैं तुम डांस करो, तो डांस करना सीखते हैं। फिर बहुत सारे ग्रुप में ज्वाइन हो जाते हैं। जैसे आप कॉलेज में होते हैं, पढ़ाई करते हैं, आप देखेंगे बहुत सारे ग्रुप्स बन जाते हैं, ठीक है, डांसिंग ग्रुप होता है, ऐसे अपना अपना सब ग्रुप नेम कर लेते हैं, तो वहाँ पे ग्रुपिंग में हो जाते हैं। तो लोग उनको डांसिंग के बारे में बोलते हैं, लोग आर्ट के बारे में बोलते हैं, स्पीकिंग के बारे में, बहुत सारी चीज़ें उनको बोलते हैं। तो गांधी जी उसमें घुल मिल जाते हैं। अच्छा, गांधी जी वहां पे जाने के बाद बहुत सारी वेजिटेरियन किताबें पढ़ने लगते हैं, बहुत सारी किताबें ऐसी पढ़ते हैं जो वेज के बारे में होती है। जब वो वेजिटेरियन के बारे में पढ़ते हैं तब उन्हें एहसास होता है कि वेज होना सिर्फ इसलिए अच्छा नहीं है कि हमारा धर्म कहता है, वेजी होना इसलिए भी अच्छा है क्योंकि ये आध्यात्म से काफी जुड़ा हुआ है। तो वेज के बारे में काफी ज्यादा नॉलेज वो लेने लगते हैं। अब उसके बाद क्या होता है, फिर उनको समझ में आता है, फिर उनकी माँ का लेटर आता है, फिर उनको समझ में आता है कि मुझे यहाँ पे सिर्फ 3 साल ही रहना है, उसके बाद मुझे भारत वापस जाना है। फिर पूरा ध्यान वो अपनी पढ़ाई पे लगाते हैं और 3 साल पूरा होने के बाद वो भारत आ जाते हैं। भारत में प्रैक्टिस करने के लिए आते हैं। अब क्या होता है, प्रैक्टिस करने के लिए आते हैं तो गांधी जी की झगड़ा जो कोर्ट का वकील था उसी से हो जाता है, और इनका जो लॉ था काफी अच्छा चल नहीं रहा था, भारत में काफी सफल तरीके से लॉ चल नहीं रहा था और इनकी प्रैक्टिस भी खराब हो रही थी। तो इनके अंकल इनको सलाह देते हैं कि तुम साउथ अफ्रीका चले जाओ, वहां से तुम क्या करो, लॉ कर लो। क्योंकि इनके अंकल के कांटेक्ट थे तो वहां पे चले जाते हैं, एक फर्म से जुड़ जाते हैं जॉब पे। 105 यूरो की जॉब होती है, एक साल में 105 यूरो उनको मिलता था, और वहां पे जुड़ जाते हैं, वहां पे अपनी प्रैक्टिस शुरू कर देते हैं। अब इनको प्रैक्टिस करते वक्त इन्हें कुछ काम पड़ता है बाहर जाने के लिए, तो ये ट्रेन से 1st क्लास का टिकट लेते हैं, अब वहां से जाने लगते हैं। जब ट्रेन में जाते हैं तो पहले टीटी आता है, इनका टिकट देखता है
और फिर ये टीटी वापस चला जाता है। लेकिन इनके सामने एक अंग्रेज बैठा होता है, वो काफी टाइम से इनको घूर के देख रहा होता है और उसको बर्दाश्त नहीं होता, उसको कुछ प्रॉब्लम होती है। उठ के जाता है, कुछ लोगों से, कुछ और लोगों को लाता है और वो बोलता है कि आप यहां से उठिए, आप यहां से जाइए, दूसरे क्लास में आप जाके बैठिए। तो उन्होंने बोला कि मैंने फर्स्ट क्लास की टिकट ली है, तो मैं भला दूसरे क्लास में क्यों जाऊं? उन्होंने बोला कि नहीं, आपको दूसरे क्लास में जाना होगा, यहां से आपको निकलना होगा। गांधी जी बोलते हैं मैं तो इसी में बैठ के रहूंगा, चाहे कुछ भी हो जाए। इसके बाद क्या होता है? इसके बाद वो लोग उन्हें चलती ट्रेन से उठा के उनको फेंक देते हैं। फिर उन्हें यह बात समझ में आती है कि साउथ अफ्रीका में हमारे साथ बहुत गलत हो रहा है, क्योंकि साउथ अफ्रीका में बहुत सारी कम्युनिटी थी, हिंदू कम्युनिटी थी, तमिल कम्युनिटी थी, पारसी कम्युनिटी थी, मुस्लिम थे। ये काफी ज्यादा लोग थे जो भारत से आए थे। हालांकि साउथ अफ्रीका में जो मुस्लिम था उनको अरबी बोला जाता था, उनको भारतीय नहीं मतलब ऐसा नहीं माना, जब वो भारतीय, उनको अरबी ही माना जा रहा था। अब इस जुल्म को देखते हैं और इसीलिए वहां पे क्या करते हैं? आंदोलन शुरू करते हैं ताकि सबको बराबर का मौका मिले। अच्छा, जब वो आंदोलन शुरू करते हैं उस दौरान, अच्छा देखिए लाइफ में यही होता है ना, हम कोई भी चीज ऐसी शुरू करते हैं जो काफी बड़ी होती है, जो हमने कभी किए नहीं, में कितना डर लगता है। गांधी जी के साथ भी यही था, वो भी बहुत डर रहे थे, वो लोगों को कन्विंस ही नहीं कर पाते थे इतना, और मतलब बोल ही नहीं पाते थे। वो खुद किताब में बताते हैं कि जब वो पहली बार लॉ की प्रैक्टिस करने जाते हैं कोर्ट के सामने, तो वहां पे जो जज था, वो जज के सामने वो बोल ही नहीं, उनकी आवाज ही नहीं निकलती है। तो ये उनके साथ था, तो वहां भी उनको डर लगा। लेकिन अब देखिए यही है एक्सपेरिमेंट विद द ट्रूथ का मीन क्या है, कि डर लग रहा है, उनको पता है कि चोट भी लगेगी, वो मार भी खाएंगे, जेल भी जाएंगे, बट सही क्या है? सही है ये करना, इसीलिए वो उसको कर रहे हैं। उनको डर लग रहा है लेकिन फिर भी वो उसको कर रहे हैं। तो वहां पे वो आंदोलन सफल भी होता है। उसके बाद गांधी जी हेल्प करना चाहते हैं लोगों की, अंग्रेजों की और लोगों की, तो वहां पे वो एम्बुलेंस सर्विस की भी शुरुआत करते हैं। शुरू में जो अंग्रेज थे वो उनकी चीजों को नहीं फॉलो करना चाह रहे थे, उनकी सर्विस को नहीं लेना चाह रहे थे, क्योंकि वो कूली समझते थे, जो इंडियंस थे, जो और भी जाति के थे। लेकिन इसके बावजूद भी कुछ पादरी से मिलते हैं, कुछ चर्च के लोगों से मिलते हैं, तो जो चर्च के लोग थे वो देखते हैं कि इनकी जो कम्युनिटी है, जो सर्विस है इनकी एम्बुलेंस की, सिर्फ इसमें हिंदू मुस्लिम ही नहीं है, इसमें क्रिश्चियन भी जुड़े हुए हैं, वो लोग भी लोगों की मदद करना चाहते हैं। तो जिसकी वजह से वहां पे एम्बुलेंस सर्विस साउथ अफ्रीका में स्टार्ट हो पाई, जिसकी वजह से सबकी हेल्प होने लगी और अंग्रेजों की भी हेल्प होने लगी। गांधी जी ऐसा सोचते थे कि हर कोई एक होकर रहे, हर कोई मिल के रहे। वहां पे सफल होने के बाद फिर गांधी जी फिर से इंडिया आते हैं, वहां पर उनकी प्रैक्टिस अच्छी हो जाती है। इंडिया आते हैं और जब इंडिया आते हैं तो उन्हें पता चलता है कि जो कलकत्ता है, कलकत्ता में कांग्रेस की मीटिंग चल रही है। जो क्रांतिकारी थे उनकी मीटिंग चल रही थी, वहां पे वॉलंटियर थे। अब गांधी जी इस मीटिंग में जाते हैं, वो देखते हैं कि जो मीटिंग थी वो साल में सिर्फ 3 बार होती थी, मीटिंग बहुत ज्यादा होती नहीं थी। वहां के जो वॉलंटियर थे वो काफी ज्यादा एक्साइटेड नहीं थी काम को लेके। गांधी जी उनके पास जाते हैं, उनसे मिलते हैं। अब वो बोलते हैं कि आप लोग कैसे काम कर रहे हो, तो वो बताते हैं ऐसी प्रॉब्लम है। फिर गांधी जी बोलते हैं ठीक है, आप लोग जहां पे काम करते हो, जिस जगह पे काम करते हो, वो तो बहुत गंदा है, वो बहुत साफ सुथरा नहीं है। तो वॉलंटियर बोलते हैं हमें इससे क्या, हमें इससे क्या, चाहे जो भी हो। इसके बाद गांधी जी क्या करते हैं, खुद वहां पे जो झाड़ू होता है झाड़ू लेते हैं और खुद जो मल हुआ होता है, जो बाथरूम्स होते हैं, खुद उसको साफ करते हैं। अब ये चीज हर कोई देख रहा होता है, लेकिन गांधी जी सारा उसको साफ करते हैं। और फिर दोबारा जब मीटिंग होती है तब लोगों को एहसास होता है कि जब ये इंसान खुद सबकी सेवा करना चाह रहा है, तो जो आसपास के वॉलंटियर थे उनके अंदर भी यही भावना पैदा होने लगती है। गांधी जी थोड़े से माने जाने भी थे, क्योंकि वो अफ्रीका में एक सफल आंदोलन करके आए थे, इसी वजह से उनका थोड़ा नाम भी था वहां पे। और इसी वजह से आप देखेंगे दोस्तों, जहां पे वो रहते थे वहां पे हर किसी को एक काम बांटा गया था। एक बार उनकी वाइफ तक को उन्होंने क्या किया था, मतलब धक्का देके भगा दिया था। उनकी वाइफ ने बोला कि मैं मल साफ नहीं करूंगी, तो गांधी जी ने पूछा कि ठीक है, ये मल कौन साफ करेगा? तो उनकी वाइफ ने बोला मैं ये क्यों साफ करूं, छोटी जाति वाले हैं वो साफ करेंगे। तो इसी बात पे उनको वो कहते हैं अगर तुम्हें ये नहीं करना तुम यहां से चली जाओ। तो इस लेवल का था, जो सही है वो सही है, और गांधी जी हमेशा इसी को फॉलो करते थे, जो सही है वो सही है। इक्वलिटी की वो बात करते थे और उसी की तरह रहते थे। इसी वजह से गांधी जी ने वैसे ही कपड़े पहने जैसा कि वहां के लोग थे। उनके मन में यह था कि जैसे लोग वहां पे जो भोग रहे हैं, जो जैसा जीवन जी रहे हैं, मैं भी वैसा ही जीवन जीऊंगा, मैं भी उनकी ही तरह ही रहूंगा। चाहते गांधी जी बहुत अच्छा जीवन जी सकते थे, उनके पास सब कुछ था, किसी के पैसे से नहीं, वो अपने ही पैसे से, अपने मेहनत से बहुत अच्छी लाइफ जी सकते थे। लेकिन वो सच में लोगों की सर्विस करना चाह रहे थे, इसी वजह से वो ऐसे थे। जब वो साउथ अफ्रीका से आ रहे थे तो उनको बहुत सारे गिफ्ट मिले थे। वो गिफ्ट लाखों में थे, उस टाइम पे लाखों की गिफ्ट थी, क्योंकि जो जनता थी वहां की वो उनसे बहुत प्यार करती थी, उनको गिफ्ट उन्होंने बहुत सारा दिया था।
तो इनकी वाइफ के दिमाग में आता है कि ठीक है, इतनी अच्छी चीजें मिली हैं, पहनना चाहिए, पहनने में कोई बुराई भी नहीं है। लेकिन गांधी जी बहुत ही नेक्स्ट लेवल के थे, अलग लेवल के थे। तो गांधी जी ने क्या किया, उन्होंने कहा नहीं, हम इन चीजों को क्या करेंगे, इन चीजों को हम उनको वापस कर देंगे। और इसलिए उन्होंने क्या किया, वहां पे जो डाक था वहां पे इन सारी चीजों को इकट्ठा करके वापस भेज दिया, ताकि लोगों को ये वापस मिल जाए, या तो जो डाक है वो क्या करे, उसका कुछ यूज करके, उन पैसों का यूज करके लोगों की मदद करे। और उसके बाद जब गांधी जी वहां पे होते हैं, एक घटना उनके साथ और होती है। वो घटना क्या थी, घटना ये थी कि एक बार उनका जो बेटा था वो बीमार पड़ जाता है, बहुत ज्यादा बीमार होता है। डॉक्टर उनको कहता है कि आप क्या करिए, अपने बेटे को आप या तो अंडा खिलाइए या तो आप मीट खिलाइए, अदरवाइज जो आपका बेटा है प्रोटीन की कमी से वो क्या होगा, मतलब उसकी डेथ हो जाएगी। तो गांधी जी ने कहा कि हमारा धर्म हमें इसकी इजाजत नहीं देता है। और उसके बाद उन्होंने और कुछ अल्टरनेट पूछा और उन्होंने कहा कि इसका शायद कोई बहुत बड़ा अल्टरनेट नहीं है। तो गांधी जी पूरी रात एक कमरे में बैठते हैं और भगवान से बात, मतलब अपने मन की बातों बताते हैं किताब में, कि मैं कमरे में बैठा और मैं रात भर बस यही एक फेथ मैंने अपने अंदर लेके बैठा कि भगवान सिर्फ आपका सहारा है, और पूरी रात वो राम नाम का नाम जपते रहे। और जब सुबह उठते हैं तो उनका जो बेटा था वो आवाज निकालता है, बातें करने लगता है, और फिर उनका बेटा ठीक हो जाता है। गांधी जी से एक बार सवाल किसी ने पूछा कि क्या होगा कि मान लीजिए कि एक जानवर है या एक सांप है आपके ऊपर अटैक करे, आपको मारने आए, तब आप क्या करेंगे, जो आपके ये नियम है, जो सच का नियम है, तब आप क्या करेंगे। तो गांधी जी ने कहा कि इसके लिए मुझे 2 नियम तोड़ने पड़ेंगे। पहला नियम कि मुझे क्या करना पड़ेगा कि मुझे अपना जो भगवान पे विश्वास है वो तोड़ना पड़ेगा, ठीक है, और दूसरा मुझे इस पर क्रोध करना पड़ेगा। तो इससे बेहतर है कि मैं प्रेम से उसे क्या करूं, उसे रोकने की कोशिश करूं। तो इस तरीके से देखिए, जितने भी स्पिरिचुअल जो बहुत बड़े मतलब गुरु पैदा होते हैं, आप देखेंगे उनके साथ भी यही था। वो कभी अटैक नहीं करते हैं, वो मार खा लेंगे, वो सह लेंगे, लेकिन वो अटैक कभी नहीं करते हैं। चाहे जीसस क्राइस्ट की हम बात करें, चाहे बुद्ध की बात करें, तो गांधी जी भी उसी की ही श्रेणी में थे। वो बहुत ही, इसीलिए उन्हें महात्मा कहा जाता है। आपको जानकर हैरानी होगी, जहां पे रहते, जो आश्रम था, वहां पे बहुत से फॉरेन महिलाएं थी, जो जब उनसे मिली तो पूरी तरीके से बदल गई। उन्होंने उनकी ही तरह, जैसे चरखा चलाते थे, वो भी वैसे ही चरखा चलाने लगी थी, और उसके बाद वो कभी वापस नहीं गई। तो गांधी जी का ये पूरा वो था। उनके बारे में एक चीज और मैं बातें करूंगा कि गांधी जी जब एक खाना खाते थे तो वो हमेशा नीम की जो चटनी थी वो हमेशा साथ में लेते रहते थे, उसको वो खाते रहते थे, क्योंकि वो अपने जो सेंसेस थे उसको कंट्रोल करना चाहते थे। जैसे कि अध्यात्म में कहा जाता है कि अगर हम अपने सेंसेस को नियंत्रण कर लें तो हमें बहुत प्रॉब्लम नहीं होती है, तो हम काफी स्पिरिचुअल हो जाते हैं, काफी आगे जाने लगते हैं। तो उन्होंने यहां तक कि अपने सेंसेस को कंट्रोल करने के लिए जब वो कोई चीज खाते जिसमें स्वाद है तो नीम की चटनी लेते थे, जिसकी वजह से वो जो स्वाद है स्वादहीन हो जाए, स्वाद ही न रह जाए। तो इस लेवल पे गांधी जी का कंट्रोल था खुद पे। जब उनकी वाइफ थी, कुछ टाइम के बाद गांधी जी ने क्या किया, अपनी वाइफ से ये बात करके कि ठीक है हमने शादी किया है, लेकिन वो एक तरीके से ब्रह्मचर्य फॉलो करना चाह रहे थे। अब इसमें समस्या ये होती है कि जो महिला होती है, ठीक है, 2 लोग होते हैं, दोनों की इसमें क्या होनी चाहिए, दोनों की सहमति होनी चाहिए, और ये बहुत ही मुश्किल होता है कंट्रोल करना। कहने की बातें हैं, लेकिन एज ए नेचर, ठीक है, ह्यूमन, तो ये बहुत मुश्किल होता है। लेकिन गांधी जी ने अपने वाइफ से, जो उनकी वाइफ थी, उनसे बात किया, और उसके बाद इन्होंने 2-3 बार ट्राई किया, वो 2-3 बार असफल रहे, लेकिन कुछ टाइम बाद उन्होंने फिर से प्रतिज्ञा ली और लाइफ टाइम वो ब्रह्मचर्य रहे। उन्होंने कुछ गलतियां भी की लाइफ में, बहुत सारी गलतियां की, लेकिन उन्होंने उससे वो भागे नहीं, उन्होंने उसका सामना किया, उसे खुद बताया, उन सारी गलतियों को खुद गांधी जी ने बताया। इसीलिए शायद गांधी जी गांधी थे। तो दोस्तों, ये छोटा सा लेक्चर था जिसमें हमने एक्सपेरिमेंट विद ट्रूथ के बारे में बात किया, यानी कि सच के साथ अगर आप हैं तो भगवान आपकी मदद करता है, लोग आपकी मदद करते हैं। ये बहुत ही गजब की फिलॉसफी है, और गांधी जी से बेहतर पूरी दुनिया में इससे बड़ा एग्जाम्पल नहीं है। तो दोस्तों, ये लेक्चर आपको कैसा लगा हमें कमेंट करके आप जरूर बताइए, और जैसा कि मैंने कहा, हमारा फ्लो का कोर्स आप जरूर अवेल करिए ताकि आपकी भी एफिशिएंसी ग्रो हो सके, आप लाइफ में काफी ज्यादा इंप्रूव कर सके। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू सो मच।